बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के हवाले से। सदर पाकिस्तान ने आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया और उस खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई भी हुई। अपोजिशन का लार्जली प्रोटेस्ट आज़ादी, इजहार राय और मुल्क के अंदर मुआशी मामलात समेत दीगर हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब सदर पाकिस्तान की तकरीर जारी थी, उस तकरीर के दौरान उन्होंने मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल समेत जो खारजा के उमूर हैं उस पर भी रोशनी डाली और ये जिक्र किया कि किस तरह चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। वज़ीर आला, गवर्नर, दीगर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा ने भी इसके अंदर शिरकत की और साथ ही साथ कुछ स्पेशल गेस्ट को भी इन्वाइट किया गया था। सहाफ़ियों का जो पार्लियामेंट की बीट करते हैं, इसको कवर करते हैं, उनका कहना ये था, उनका एतराज़ ये था कि हमें इस सेशन के अंदर शिरकत करने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया, जबकि ये आज़ादी, इजहार राय के ख़िलाफ़ है चीज़। मार्शल लॉ का भी जिक्र किया गया कि उस दौर में भी प्रेस गैलरी के अंदर सहाफ़ियों की एंट्री को कभी मना नहीं किया गया या उससे कभी रोका नहीं गया। यह पहली मरतबा अपनी नौयत का एक अलहदा कदगन है जो इस कवरेज के हवाले से लगाया गया है। चुनांचे सहाफ़ियों ने उस प्रेस गैलरी की जो कॉरिडोर था उसके अंदर धरना दिया। इससे बाहर हमने देखा कि 2 दिन से जारी धरना जो आज़ादी, इजहार राय के ख़िलाफ़ सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें दे कर बैठी हैं, वहाँ पर बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे नामवर सहाफ़ी मुल्क के मौजूद थे। लेकिन इसके साथ साथ हमने वहाँ पर अपोजिशन के लीडरान को भी देखा, जिसमें बिलावल भुट्टो, जरदारी और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वक्तन फ़वक्तन मीडिया से इस हवाले से बातचीत की। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेशन से गवर्नमेंट ने जो चौथा साल जिसका आगाज़ हो चुका है पार्लिमानी, उसके अंदर अब तक की जो अचीवमेंट है वो है क्या, और दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब सब अच्छा है कि आवाज़ बताई जा रही है या बनाई जा रही है, तो तब इतना शोर व गौगा विद इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस क्यों है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं कर रहा हूँ सदीकुल फारूक साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो सदीकुल फारूक साहब। सर, बड़ा आज एहतजाज हुआ, विद इन द हाउस भी हुआ, आउटसाइड द हाउस भी हुआ। गवर्नमेंट कह रही है कि मामलात बेहतरी की जानिब गामजन है और इसके मोतरफ मुल्क के इशारे नहीं हैं, इंटरनेशनल इशारे भी इसके मोतरफ हैं। कहीं किसी जगह तो कोई चीज़ें होंगी जिससे आप सहमत होंगे, या लार्जली अपोजिशन ने तय किया है या नून लीग ने कि भाई हमने एहतजाज करना है हर अच्छे काम पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा डार साहब बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँगा, जहाँ तक सदर मुमलिकत की तकरीर का ताल्लुक है, तो वफाकी हुकूमत जो लिख के दे देती है वही उन्होंने पढ़ना होता है। वो अपनी तरफ से तकरीर नहीं करते, ना कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखता हूँ। डॉलर 169-70 रुपए का हो गया है। कर्जे 35,000 अरब रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 3,000 अरब रुपए हो गया है। वो मुल्क जो खुराक में खुद कफील था, आज इनके ऐलान कि जी वो बम्पर क्रॉप हुई है, 20 लाख टन गंदम ये दरामद कर रहे हैं, 10 लाख टन चीनी दरामद कर रहे हैं, कपास ये दरामद कर रहे हैं। तो गोया इस हवाले से खुराक की खुद कफालत भी गई, वो भी हम कर रहे हैं चीजें। इसके साथ साथ आप हैं कि जो महंगाई है, वो बिजली का निर्ख देख लें, वो पेट्रोल देख लें, वो आटे का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, घी, दालें, ये सब चीजें देख लें। कश्मीर पे हमारी पॉलिसी जो है, खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, कश्मीर पे हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम इंडिया को रोक सके हैं? वही मसलन जो कहते थे कि मोदी कामयाब हो जाएगा तो हमारा मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये इनकी विजडम आज बता रही है कि मोदी कहाँ खड़ा है और इमरान खान कहाँ खड़े हैं कश्मीर के मसले पे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हुकूमत जो है वो इस पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है। और मीडिया के हवाले से जो बात की, तो ये फाशिस्ट हरबे हैं। आप खुद बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि माशाल्लाह, जिसे एक लफ्ज अपने खिलाफ नहीं पसंद। मैं
एहतराम थोड़ा सा माजरत, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा। मीडिया वाली चीज़ में मैं चाहता हूँ ज़रा खुल के हम थोड़ी देर तक डिबेट करें। मैं ज़रा मुआशी जो अभी तक मामला हैं उसके हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ भी चाहता हूँ कि हमारे सामने ज़रा आ जाए। अमजद नियाज़ी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो नियाज़ी साहब। आज के प्रोटेस्ट, आज के जो सदर पाकिस्तान की तकरीर थी उसके हवाले से हम जिक्र कर रहे थे और सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, खुसूसन मुआशी पॉलिसीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म है और वो क्रिटिसिज्म बढ़ता चला जा रहा है। अवामी हलकों में भी बहुत ज़्यादा है और अपोजिशन के हलकों में तो खैर वो कहीं पे भी रुक नहीं रहा। आप कहते हैं कि मामलात बड़े बेहतर हैं, रेमिटेंस आ रही है, हर तरफ बेहतरी हो रही है, लेकिन हमारे गर्दिशी कर्ज़ों से लेके दीगर जो मामलात हैं, डॉलर की कीमत तक जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेयर आर वी हेडिंग नियाज़ी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल किया, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई थी तो क्या उसको कोई ऐसी इकॉनमी मिली जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हमें एक बड़ी जबरदस्त इकॉनमी मिली थी? सारे इदारे जो है वो बहुत अच्छे थे और दूध की और शहद की नहरें बह रही थी। नहीं, बल्कि आपका निज़ाम कोलैप्स कर चुका था। आप अगर आपको याद होगा, और आपका जो साहब वजीर खजाना है वो इस मुल्क से भाग चुका था, तो आप खुद समझे कि आपकी इकोनॉमी की पोजीशन क्या थी। पाकिस्तान तहरीक और इमरान खान पिछले 3 साल से जिस कदर मेहनत कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि अपने देखे उन्होंने अपने अखराजात कम किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है और जिस बड़ी तादाद में वो आपको ज़र मुबादला की यानी कि भेज रहे हैं, अपने बजाय रेमिटेंसेस भेज रहे हैं बजाय इससे कि हुंडी के जरिए भेजें, तो ये एतमाद है नियाज़ी साहब। रेमिटेंसेस बढ़ने की एक वजह लोग ये कहते हैं, बड़ी वजह इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वजह ये है कि डॉलर की कदर जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। तकरीबन 175-80 के करीब डॉलर जा चुका हुआ है, यानी कि वो पहले अगर $1000 भेजते थे तो आप जरा कर लें। आपके पास डॉलर था ही नहीं जब आपने हुकूमत संभाली थी, तो लाजमी बात है देने के लिए माशी जो इक़दामात है लिए जा सकते थे वो। ठीक है, आप नियाज़ी साहब मेरे साथ रहिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नादिर गबूल साहब की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। नादिर गबूल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अभी, जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब ने जिक्र किया, नियाज़ी साहब ने उसको काउंटर किया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान? देखिए, बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि अभी 3 साल गुजरने के बाद भी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है और यही एटीट्यूड है कि हमें बहुत बुरे हाल में मिला था। वो भाई, आप लोग को अब 3 साल हो गए हैं, चलो आपको अगर बुरी हालत में मिला था इकोनॉमी, तो आप कुछ तो इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। ये थोड़ी कोई तरीक़ेकार है कि अगर ग्लास आधा फुल था तो आप बिल्कुल ही उसको ग्लास को खाली कर दो और आवाम को भूखा प्यासा छोड़ दो। थोड़ी सी भी अगर आप इम्प्रूवमेंट करते तो एटलीस्ट 3 साल के बाद हम कहते कि यार चलो मुल्क सही समत में जा रहा है, 2 साल और मजीद दे दो इनको, हो सकता है 2023 के इलेक्शन में फिर आवाम आपको दोबारा वोट कर देती। मगर अब आप किस मुंह से जाएंगे आवाम के पास 2023 के इलेक्शन में, या उससे पहले भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं? क्योंकि आपने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने तो उल्टा लोगों को मजीद बेरोजगार कर दिया। आपने 50 लाख घर फराम करने का वादा किया था, आपने लोगों के घर उल्टा और उजाड़ दिए। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, महंगी होने के बावजूद लोड शेडिंग बढ़ गई है। गैस की शॉर्टेज मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा है कि गर्मियों के महीनों में गैस की शॉर्टेज हो, मगर आजकल गर्मियों में भी गैस फराम नहीं होती है। उसके अलावा बेसिक अशिया आप देख लें, चीनी, दालें, गोश्त देख लें, गोश्त तो ऐसा हो गया जैसे कोई जन्नत का खाना है, गरीब आदमी को तो नसीब ही नहीं होता बेचारे को। तो इसका जवाब इनको देना चाहिए, मगर ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और देखें, शुरू के 1 साल में कम से कम इनका ये बयानिया शायद किसी हद तक आवाम को बिक रहा था कि पिछली हुकूमतें, माजी की हुकूमतें, मगर अब आवाम कह रही है कि अब 3 साल हो गए, अब बहुत हो गई माजी की हुकूमतों की बातें, अभी आप आज की बात करो, अगला आने वाले दिनों की आप बात करो। बल्कि अब तो वो मोड़ आ गया है पाकिस्तान की सियासी दौर में कि अब मजीद के किसी बात सुनना ही नहीं चाहती आवाम। इमरान खान की कहती है कि बस भाई आप जान छोड़ो हमारी, जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ ताकि वाकई में कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो कि मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर कर दे, आवाम को कोई तो रिलीफ फराहम करे। बिकॉज अगर 2 साल और मजीद मिल गए इमरान खान को, इसका काउंटर ना गवर्नमेंट ये देती है जब भी हमारी बात होती है इस मौजू पे, वो ये कहती है कि जी पहले ये तो हमें ये बताएं कि हमें अरसा कितना हुआ है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी हमारी इससे पहले जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनके टेन्योर्स देखें, उन्होंने कौन सी दूध और शहर की नहरें बहा दी थी, पेट्रोल की कीमत गिनाई जाती है, डॉलर की गिनाई जाती है, कर्जे गिनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन रेट गिनाए जाते हैं कि भाई आप पुराने जो है वो दौर भूल गए, आप जो है वो बाइस्ड हो गए, आप हमारी बात नहीं मानते, ये है वो है। सॉलिड तो हैं आर्गूमेंट्स बहुत सारे,
कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस माजी को? कहाँ से सॉलिड है, मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा था आपको कि चले पहले अगर पेट्रोल की प्राइसेस 100 के लगभग थी तो अब 120 को जाके टच करने वाली है। अगर डॉलर पहले 105 110 के आसपास था, इसी रेंज में था, तो अब जाके 168 को भी क्रॉस कर गई है। उसके अलावा आप देखें कि बेरोजगारी मजीद बढ़ गई है। इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे थे, वो 10 के आसपास टच कर रही है। उसके अलावा बिजली की कीमतें देख लें तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो जिसको ये कोट कर सकते हैं कि भाई हमने इसके ऊपर काम किया है और पाकिस्तान के हालात हमने थोड़े से बेहतर किए। उसके अलावा आप कराची के हालात देख लें, 1100 अरब रुपए का इन्होंने वादा किया था, उन्होंने बिल्कुल कराची के ऊपर काम नहीं किया और मजबूरन सिंध गवर्नमेंट को जो फंड्स थोड़े बहुत हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो कराची के ऊपर सर मैं कराची और सिंध फंड्स जो है ना, जो आपने 1100 अरब का जिक्र किया, मैं इसके ऊपर आता हूँ। इसके ऊपर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है गवर्नमेंट का, मैं उसकी डिटेल आपसे लेता हूँ, लेकिन पहले मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाना चाहता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप जिक्र कर रहे थे मीडिया आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। प्रेस गैलरी के अंदर आज सहाफ़ियों को जाने नहीं दिया गया और वो एहतजाजन बाहर कॉरिडोर्स में बैठे रहे। एक ये एहतजाज हुआ। दूसरा हुआ जो गवर्नमेंट बिल लेके आना चाह रही है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पे स्टांस इतना सख्त है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी पे भी उंगलियां उठती हैं कि जी सहाफ़ियों के साथ बड़ी सख्ती नून लीग ने भी बरती है, तो ये इतना क्यों जो है वो शोर डाल रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँगा सर, एक तो हमारा 90 से 93 का दौर है, उसमें सहाफ़ियों पर कुछ सख्ती ज़रूर हुई, लेकिन वो फिर मामला तय हो गए। मैं तो उस वक्त जनाब नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म साहब का प्रेस सेक्रेटरी था। फिर 97 से 99 ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर 2013 से 18 भी आप देख लें, कोई ऐसी बात नहीं हुई। कहने का मतलब ये है, जो भी गलती करेगा, एक तो ये था कि अगर कोई चीज ऐसी हमारी तरफ से हुई तो लोग हमें सीनियर सहाफ़ी आके मिले, तंजीमें मिली, नवाज शरीफ साहब ने वो चीजें वापस ले ली, खत्म हो गई। अब सूरत हाल ये है कि ये बज़िद हैं कि हमने ये करना ही करना है। आखिर सहाफ़ी सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया भर की तंजीमें वो देख रहे कि ये मीडिया, ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मकासद क्या है, ये सिलसिला क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हिटलर जो है वो आया था जमहूरी तरीके से, वोट के जरिए, लेकिन फिर जब बैठ गया तो फिर जैसे इमरान खान साहब कभी चीन का निज़ाम कहते हैं, कभी ईरान का निज़ाम कहते हैं, कभी इन्हें प्रिंस मोहम्मद याद आता है और रियासत मदीना की तरफ नहीं जाते कि वहाँ अवाम की बैत के बगैर कुछ नहीं होता था, खुलफा ने नहीं किया। वहाँ किसी बेगुनाह को कैद में नहीं रखा जा सकता था, वहाँ एक माफी थी, वहाँ जो खलीफा वक्त थे वो वही खाते थे जो आम आदमी खाता था, वो भी इतनी अपना महल में नहीं रहते थे। और अब तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि 50 लाख रुपए महीने का खर्चा है वहाँ का। तो ये इस मीडिया के जोर पे, बल बूते पे आए और आते ही मीडिया के खिलाफ, आपको तो मालूम है कितने लोग बेरोजगार। सर वो ये कहते हैं कि मीडिया के अंदर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखें डिजिटल पे बड़ी ग्रोथ होने लग गई है। इस फेक न्यूज़ का क्वांटम इतना बढ़ गया है। आज सदर साहब कह रहे थे कि आपके घर में, मेरे घर में, हमारे बच्चों के हाथों में ऐसा सोर्स, ऐसा मीडिया आ चुका है जो गलत खबरें स्प्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल नेशन के अंदर जो है वो बड़ी एक अनसर्टन सी सिचुएशन पैदा हो रही है। तो ये पार्टी से बालाए ताक है मामला। देखिए ना, गलत और सही खबर, अभी अमजद न्याजी साहब आपके सामने कह रहे थे कि हमें तो जनाब अली मईशत जो है वो खराब हालत में मिली। इनके वजीर खजाना उस वक्त के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि $18 बिलियन ज़र मुबादला हमें मिला। इनके खुसरो बख्तियार ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में $25 बिलियन के अपना चाइना पाकिस्तान सी पैक के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए। इन्होंने बताया कि 4% इन्फ्लेशन था। इन्होंने खुद बताया कि 5.8 GDP थी, बिजली 12,000 मेगावाट बनी, वगैरह वगैरह। तो और हाँ, हमाद अजहर साहब ने पार्लियामेंट को बताया कि जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने $35 बिलियन कर्जे लिए, लेकिन $33.51 बिलियन वापस किए। अब ये खबर जो सच्ची है, उसके मुकाबले में ये झूठी खबर फैलाते हैं, चाहे वो अमजद न्याजी साहब हों, चाहे इनकी पार्टी के और लोग हों, तो फिर किस पर लागू होगा ये कानून? सर वो ये कहते हैं कि और भी बड़े मसले थे। मिसाल के तौर पे मईशत को इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से रोका था। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि 5 साल मईशत
कैसे रुक सकती है आर्टिफिशियल तरीके से? डॉलर की कीमत को आर्टिफिशियल तरीके से रोके रखा था, कर्जे ज्यादा ले चीनी हम आर्टिफिशियल रखते हैं, इनको तो चीनी और गंदम भी सरप्लस मिली जो इन्होंने एक्सपोर्ट की। अगर सरप्लस ना मिलती तो ये एक्सपोर्ट कैसे करते? ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नादिर कबूल साहब, अपोजिशन का यकीनी तौर पर कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या उसके इनिशिएटिव्स के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। आपने, आपकी जमात ने, आपकी बाकी दीगर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को डिक्लेयर किया कि ये इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, ये सेलेक्टेड हुकूमत है। इसको घर भेजने के लिए आप लोगों ने एक जॉइंट वेंचर किया। आज वो PDM का उसको नाम दें या जो भी दें, वेयर इज़ द इंडिविजुअल एफर्ट कि आप सिवाय इस प्रोटेस्ट के या इस किस्म के सिटिंग्स के आप कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लें? मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी ने ऐसे कौन से कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए? देखिए कि जिस इजलास में पहली इजलास थी नेशनल असेंबली की 2018 में, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टर्म किया था इमरान खान पर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो उसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उन पाकिस्तानियों को भी जिनको ये गधे या बेवकूफ़ या इस तरह की उल्टी सीधी ज़बान इस्तेमाल करते थे, मगर बोला कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की के लिए उन्होंने वादा किया था कि इमरान खान साहब अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इमरान खान साहब ने नैब के जरिए और दीगर हथकंडे इस्तेमाल करके जिस तरह से विक्टिमाइजेशन की ऑपोजिशन की लीडरान की, और वैसे ही जो एक नॉर्मल माहौल बना लिया था, मुल्क का सूरत हाल बन गई थी नेशनल असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के बाहर, सोशल मीडिया नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो ऐसा एनवायरनमेंट तो था ही नहीं कि इनके साथ हम काम कर सके, ना काम करने का दिल चाहेगा। क्या सर किया लोग ये जानना चाहते हैं? किया ये हमने किया इनको कि भाई आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं, विक्टिमाइजेशन छोड़ें ऑपोजिशन की, कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लें, मीडिया की जो अभी विक्टिमाइजेशन हो रही है वो नहीं करें, इदारों के साथ आप जो कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अमला के साथ इन्होंने किया कमेटी की मीटिंग के अंदर और ऐवान सदर के अंदर, वो भी आपके सामने है। तो उसके बाद हम कर क्या सकते हैं? अगर ये इदारों के साथ बदमाशियां करेंगे, इदारों को विक्टिमाइज करेंगे, इंसल्ट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसके बाद फिर ये हमें चारा ही नहीं दे रहे, वो आगे से हमें गाली गलौज करें, थप्पड़े मारे, घूसे घुमाए हमारी तरफ, हम आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप है, ऐसा तो नहीं होता ना। ये हर हुकूमत का काम होता है कि मैच्योरिटी शो करे, क्योंकि देखें हुकूमत एक तरह से बड़ा भाई होता है, तो हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक उस तरह का माहौल बनाए नेशनल असेंबली के अंदर और नेशनल असेंबली के बाहर कि आप अपोजिशन को छोटा भाई समझ के इनवाइट करें, वेलकम करें कि आए हमारे साथ बैठें और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए आप अपने व्यूज दें, हमें अपने व्यूज शेयर करें। मगर डे 1 से हमारे देखें आप आसिफ जरदारी साहब को जेल में ख्वार करने के पीछे थे, खुर्शीद शाह साहब आज भी जेल के अंदर है, इवन तो उनके ऊपर कोई चार्ज साबित नहीं हुआ है, तो हम फिर क्या करें? आप अपनी बात करें मुर्तज़ा भाई, अगर आपको कोई अटैक करने आएगा तो आप क्या उसको हाथ बढ़ाओगे, मुस्कुराओगे सिर्फ? नहीं, आप डिफेंड करोगे, बल्कि उल्टा आप रिटेलिएट करोगे। ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पे रहें, मेरे साथ लाइन पे रहें, हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नियाज़ी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मीडिया पर जो आप नया कानून लाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको लेके सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिजेंटमेंट है। आप लोग तो मीडिया को बड़ा सपोर्ट करते थे और मीडिया का कहना यह है कि हमने इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्शन दी। अब सारे मीडिया वाले आपके अगेंस्ट हैं, धरने दे के बैठे हैं, गैलरीज में भी और बाहर भी। क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा मुर्तज़ा, आपने इस बिल को पढ़ा है? जी, मैंने बिल का सैलिएंट फीचर्स पढ़े, मैंने बिल के साइलेंट फीचर्स पढ़े हैं इनके सब। तो इसमें आपको क्या कौन सी बात काबिल एतराज़ नजर आती है, मुझे बताएं सर। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें काबिल एतराज़, मिसाल के तौर पे डिजिटल मीडिया से रिलेटेड ये नज़र आती हैं कि डिजिटल मीडिया जिसमें यूट्यूब या फेसबुक या ऐसे बड़े नेटवर्क्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में,
क्या उनके और एक कंटेंट क्रिएटर यानी सहाफ़ी के दरमियान में जब गवर्नमेंट ये रोल प्ले करेगी कि जी आप पहले इतने आपके सब्सक्राइबर हों, इतने आपके व्यूज़ हों तो आप हमारे पास रजिस्टर हों, आप ये मवाद चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते, इतने फ़ीसद आपको ये चलाना है, इतने फ़ीसद आपको ये चलाना है, यानी कि जब हम इस किस्म की डायरेक्शंस देंगे, एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये अथॉरिटी होगी कि हम उनको इतने मैसिव किस्म के मीडिया हाउसेस को जुर्माने कर सकेंगे कि शायद वो उनकी रीच से बहुत बाहर हो जाएं। ऐसे कुछ कस्टमाइज या कंट्रोल किस्म के कवानीन हैं जिसको लेके शोर गुगा है। आप पहले भी बता दीजिए। बात ये है कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा, क्योंकि जितने भी लोग जिन्होंने इस सिस्टम को, मतलब इस इंटरनेट की दुनिया को, मतलब जो मस्जिद है इसके और डेवलप कंट्रीज है, आज मैंने इवन IGF बर्लिन में मैंने इसके ऊपर एक, मतलब UN की तरफ से मैंने मीटिंग भी अटेंड की इंटरनेट गवर्नेंस के ऊपर, तो वो खुद जो इवन वो बड़े बड़े CEOs आए हुए थे, तमाम गूगल के, तमाम बड़े बड़े उसके फेसबुक के सब लोग वहां पे आए हुए थे, तो वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि अब इसको जो सिस्टम है साइबर क्राइम्स को, ये एक टॉर्नेडो है, ठीक है। अब देखें कि एक बंदा बैठ जाता है और आपके बारे में मुर्तजा सो मेनी थिंग्स वो यूट्यूब पे डाल देता है, आपकी मतलब डिफेमिंग में, और जिसका कोई सर पैर ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कितनी होगी सर? वो तो बहुत कम होंगे, उनके चक्कर में आप सारों को रगड़े हैं सर बीच में। नहीं, देखिए मेरी एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि मादर पेदर आजाद। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जो पुराने सेटअप्स हैं उनके ऊपर क्यों एग्जीक्यूशन नहीं होती? फिर आपने कहा कि जी सहाफियों के इसके अंदर तनख्वाहें और बहुत सारे मामले हैं, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उस पे भी बने हुए हैं सर कमीशंस, उसके ऊपर कुछ अमल नहीं होता। मुझे मुकम्मल कर देना जी, प्लीज। जी, किसी भी लिहाज से कोई किसी के लिए स्पेशल तो ये लॉज लाए नहीं जा रहे। हाँ, उन लोगों के लिए जो सिर्फ या जिसे आप येलो जर्नलिज्म कहते हैं, वो उस लिहाज से वो अपने आप को प्रमोट करने पे तुले हुए, तो शायद उन लोगों को तकलीफ हो जो जेन्युइन, मैं समझता हूँ जो जिसे हम सहाफी कहते हैं, जिसे हम एंकर कहते हैं, जो जेन्युइन बंदा है उसको तो कोई इशू नहीं है। उसके पास चूंकि मवाद जो आ रहा होता है, जब वो मवाद आगे ट्रांसफर कर रहा होता है, उसको पता है मैंने किस लेवल की बात करनी है, तो उनको आज देखें, आज भी वो लोग जो है उसमें अब क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ भी तो आपको दिया जा रहा है इसके नीचे। सर ये जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है उसमें नहीं दिया जा रहा, जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है उसमें तनख्वाहों का जिक्र है। मेरा सवाल ये कि इसके हवाले से पहले भी कमीशंस बन चुके हैं, वो इतने फाल क्यों नहीं है? हमें नया सिस्टम या नया सेटअप क्यों रहा है? देखिए, असल बात ये है कि उन लोगों को जरूर तकलीफ है जिन्होंने अपने मफादात के लिए जाती डेटा के तौर पे इसको एज ए टूल यूज किया है। हाँ, मैंने कहा कि आप जैसे लोग भी बैठे हैं जिनको कोई इशू नहीं है, तो आपको क्या इशू है? ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पे रहें, मैं इसका आंसर लेना चाहता हूँ। आप के हमारे पैनलिस्ट हैं सदीकुल फारूक साहब। येलो जर्नलिज्म को रोका जा रहा है, फेक न्यूज़ को रोका जा रहा है, मीडिया में सहाफ़ियों को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है सदीकुल फारूक साहब? और बाहर प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने जारी रखा हुआ है सहाफ़ियों के साथ, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इसको? पहली बात तो ये है कि साइबर क्राइम और चीज़ है और मीडिया की आज़ादी और उस पर कदगन लगाना या फेक न्यूज़ अलग चीज़। फेक न्यूज़ की अगर बात और येलो जर्नलिज्म की बात अगर करें तो ये 35 पंक्चर का जो मामला, इमरान खान 2 साल मुसलसल झूठ बोलते रहे और वो प्रेस में छपता रहा और फिर आखिर में जाके माफ़ी मांग ली, वो जी मैंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। तो कौम को जो ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और झूठा इल्ज़ाम लगाते रहे इलेक्शन कमीशन और सब पर, तो उसकी तो इनकी गिरफ्त होनी चाहिए ना पहले। फिर इन्होंने कहा सारे इलेक्शन रिग्ड हैं, फिर इनकी पसंद का जज जो है वो सरबराह बना और फिर उस कमीशन ने जो कुछ किया वो भी सामने है। फिर इन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया, फिर कहा जी मुझे किसी ने कहा, फलां ने किया, ये किया। तो भाई पहले तो आप अपने गिरेबान में जाके सारा झूठ और प्रोपेगेंडा और धोखेबाजी तो आप लोग कर रहे हैं और आपकी पार्टी कर रही है। सहाफी का काम अगर उसकी खबर गलत हो
तो उसकी खबर के रद्द अमल जवाब दे दें। आप हुकूमती तर्जुमान बिठाएं, यानी तर्जुमान, ये जो 200 तर्जुमान है ये नहीं काम कर सकते। आप बाकायदा 5-7 तर्जुमान बिठाएं इस्लामाबाद में, जो गलत न्यूज जो आपको देता है उसकी तरदीद कर दे, अल्लाह खैर सलाह वो छप जाएगी। झूठ जिस तरह आप पीटीआई का इमरान खान से लेके नीचे तक इनके प्रोपेगेंडा जो है झूठा वो नहीं खड़ा हो सक रहा, किसी तरह से कोई झूठी न्यूज भी नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन ये मतलब थोड़ा ही है कि अगर किसी सोर्स से किसी सहाफी को खबर मिले और उसकी तरदीद करके वो काम खत्म हो जाए, तो नहीं, तरदीद बात की बात है, उसको सजा पहले दी जाए। तो यही वो बात है, और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं ठीक है जो मीडिया वाले बता रहे हैं, जो हम भी बता रहे हैं, एक लम्हा। और मैं ये अर्ज करूंगा कि आइन में जो आजादी दी गई है उसको सामने रखें। आइन के मुताबिक आप आइन से मावरा हो रहे हैं, आइन के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए सारी दुनिया, सहाफती दुनिया, अपना अपोजिशन और बाकी दुनिया के लोग खड़े हो गए हैं आपके खिलाफ। ये पागल नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर गवर्नमेंट इस के बारे में सिद्दीकुल फारूक साहब ये कहती है कि ऑपोजिशन का ये वतीरा है, हम कोई भी चीज़ करते हैं उसके अंदर वो जो है रखने डालते हैं, उसके अंदर रुकावट डालते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है आपके सामने है, जो खबरें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात आ रहे हैं, अब अगर ये दूर हो जाते हैं सारे, तो क्या इसका नफाज नहीं होना चाहिए? मुल्क के लिए एक बेहतर चीज़ है, हम एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और एक बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो आगे चलेंगे, इंस्टेड ऑफ के इस पे अपोजिशन जो है वो एक शोर करे। एक जुमला मैं आप अर्ज करूं, मैं एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का चेयरमैन था जी, तो वहाँ ने बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उन्हीं लोगों ने नाकाम बना दिया। वो कैसे? जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, कल इनके और साहब एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी मोबाइल का फिर इस्तेमाल बंद कर दें, फलाह बंद कर दें, कंप्यूटर बंद कर दें, क्योंकि इसमें भी बाज़ औक़ात प्रोग्राम खराब हो जाता है, हैक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है वो 8 बजे से 5 बजे 9 घंटे के लिए काम करेगी। अगर वो करे उसमें वो खराब हो जाए तो मामला कहाँ जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, वो हैक हो सकती है। नंबर 3, बड़े यूरोपीय ममालिक ने, इस वक्त सारी दुनिया में 8 मुल्कों में है जहां बड़ी तगड़ी जमहूरियत है, और वहां भी बाकी ये 170-75 मुल्क हैं, उनमें ये नहीं है। इंडिया में भी 20 साल के बाद जुज़वी उसका इस्तेमाल हुआ कुछ स्टेट्स में, उस पर अमेरिका में इस्तेमाल हुआ है, उस पर एतराज है कि वो तो रशिया ने उसको हैक कर लिया सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए जो निजाम चल रहा है उस निजाम में सवाए इसके कि कोई बेईमानी करे, लेकिन सर हर इलेक्शन के बाद इस निजाम में हर इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लग जाता है कि जी धांधली किया है। आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट कहते हैं इन्होंने किया धांधली, इसलिए ये नहीं चलेगा काम। सर धांधली का भी तो इल्जाम लग जाता है ना, फिर जो मौजूदा निजाम है उसके अंदर चले, वो कहते हैं हम उसको शफाफ बनाना चाहते हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि शफाफ बनाने का ये काम है कि जब शनाख्ती कार्ड के जरिए बैलेट पेपर जारी करता है इलेक्शन जो अफसर है, पोलिंग ऑफिसर, वहाँ तमाम पार्टियों के तमाम कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वोटर्स लिस्टें उनके पास मौजूद होती हैं, वो चेक करते हैं। उसके बाद बैलेट पेपर की काउंटर फाइल मौजूद होती है, फिर वो टिक करके मौजूदा निजाम को बेहतर किया जाए, जो कन्वेंशनल निजाम है। मेरे पास थोड़ी सी सर थोड़ा सा बेईमानी ना की जाए, बिल्कुल कि जनाब लोगों को बाहर निकाल दो, अपनी मर्जी का नतीजा कर दो, दस्तखत ना करने दो पोलिंग एजेंट्स को, ये खराबियां, ये बदमाशी ना हो, बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा नादिर गबूल साहब। सर वक्त की थोड़ी सी कमी का सामना है हमें, आप जिक्र कर रहे थे तरक्याती फंड्स के हवाले से, इस पे जितनी भी मेरी हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत हुई है वो कहते हैं कि भाई हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो हम इनको फ़ंड दे चुके हैं 1100 अरब और इसके अलावा जो बाकी कमिटमेंट्स हैं उस पर ना दिए जाना तो एक तरफ, लेकिन जो दिए हैं ये उसके अंदर ही इतनी एम्बेजलमेंट्स करते हैं, इतनी करप्शन करते हैं और पैसा खा पी जाते हैं, वहाँ पे नहीं लगाते। ये ख़ुद तो पहले अपना गिरेबान झांकें और मामलात को दुरुस्त करें, फिर हमारे ऊपर उंगलियाँ उठाएं। इसके हवाले से मल्टीपल टॉक शोज़, इदारी कॉलम्स, स्टेटमेंट, प्रेसर्स के अंदर जो है बरसरे पे कार है गवर्नमेंट। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कबूल साहब इस नैरेटिव को?
देखिए अगेन जिस तरह ये लोग माहिर हैं, आवाम का जो अटेंशन है, आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के जो ये माहिर है, तो उसी तरह से इस टॉपिक के ऊपर भी, इस इशू के ऊपर भी आवाम को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के मुंह से एक दफ़ा बात निकल जाती है, उसको खुद नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर बाद में वो सोचते हैं ओ यार ये मैंने क्या बोल दिया, तो फिर उसके बाद ये इसको रिट्रैक्ट करने के लिए उंगलियां इधर उधर उठाना शुरू कर देते हैं। इमरान खान को अगर पैसे नहीं देने थे कराची को, तो इस तरह की बात वो करता ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि कराची का हक है, कोई वो एहसान नहीं कर रही वफाकी हुकूमत अगर पैसे दे रही। पहली बात, पैसे कोई दिए नहीं है, वफाक ने कराची के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया है, हालांकि इनके पहले 14 एमएनएस से अभी एक हार गया, तो अब 13 एमएनएस बाकी रह गए। तो 13 एमएनएस को अगर ये उनके थ्रू भी अगर काम करा लेते अपने अपने हलकों में, तो कम से कम इनके वोटर्स कुछ तो सेटिस्फाई होते और कुछ तो फिर हमें ये लोग रिबट कर सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जाम को। पर इनके पास कुछ है ही नहीं अब दिखाने को। कराची के ऊपर जो भी अब खर्चा हो रहा है वो सिंध हुकूमत ही कर रही है। चाहे शारा फैसल आप देख लें, उसको हमने एक्सपेंड किया है, टीपू सुल्तान रोड ले लें, शहीद मिल्लत रोड ले लें, यूनिवर्सिटी रोड ले लें, मलिर हॉल्ट तक हमने रोड को एक्सपेंड किया है। उसके बाद अब एक नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं कराची के अंदर, जो कोरंगी को ऑल द वे मलिर तक कनेक्ट करेगा। तो ये जितनी भी तरक्याती काम है वो सिंध हुकूमत खुद कर रही है। और अभी आपने रिसेंट जो, बल्कि कल का जो इलेक्शन है कराची के अंदर, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि गढ़ समझा जाता था पीटीआई का कराची के अंदर, जहां से आरिफ अलवी साहब जीते थे और फिर प्रेसिडेंट बने, और इमरान इस्माइल साहब जीते थे और फिर वो गवर्नर बने। तो वहां पे आपको पता है ये 4 सीट अपनी हार चुके हैं, जो कि इनकी एक मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था। इसका यही मतलब है कि आवाम को पता चल गया है कि ये कोई आवाम के ऊपर खर्चा नहीं करना चाह रहे, आवाम के ऊपर कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाना चाह रहे। तमाम ये अपना फोकस इन्होंने बनी गाला के ऊपर लगाया हुआ है और अपने जो ब्लेम गेम है जो गवर्नमेंट कर रही है, और वो खुद कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे जो उनको करने चाहिए। नादिर गबोल साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किए हुए थे, अमजद खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।